Assalamualaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another lecture. My lecture number is 11 for class 10th और आज हम लोग इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 11 जिसे हम लोग कहते हैं होम्योस्टेसिस। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था अबाउट द गैशियस एक्सचेंज। हमने उस चैप्टर को कंक्लूड किया था। हमने देखा था डिटेल में कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्यों गैशियस एक्सचेंज का होना ज़रूरी है, ऑक्सीजन का बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है मौजूद होना, सेल्स कैसे एनर्जी बनाते हैं, प्लांट्स के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं फूड प्रोडक्शन के लिए, फूड के यूज़ करने के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज़ अबाउट होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है? गैशियस एक्सचेंज भी एक सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक है फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उसी तरह से जो होम्योस्टेसिस है इट इज़ ऑल्सो अ सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक। हम लोग जब मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफ़ाइन करते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं, तो इन डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास एक करेक्टरिस्टिक है दैट इज़ मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। उसके अलावा हमारे पास एक गैशियस एक्सचेंज भी एक और करेक्टरिस्टिक है। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, इसका क्या मतलब है? ये चीज़ डिफ़ाइन करेगी होम्योस्टेसिस को। मेंटेनेंस का मतलब है बरकरार रखना इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल कौन सी इन्वायरमेंट होगी? यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ के अंदर जो इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करना। ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए उसकी खसूसियत है। जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनके अंदर ये करेक्टरिस्टिक मौजूद नहीं होगी। उनका जैसे हम वाटर की बात कर लेते हैं, जैसे हम लोग किसी एक्वेरियम की बात कर लेते हैं, जैसा बाहर का टेम्परेचर होगा वाटर का भी एक्वेरियम के अंदर वैसा ही टेम्परेचर होगा। जैसी बाहर पीएच रेंज होगी, जैसी बाहर लाइट होगी, वैसा ही बॉडी वो एक्वेरियम के अंदर भी होगा। एक्वेरियम खुद से अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकता। तो ये करेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे हम उसके अंदर स्मॉल से स्मॉल सिंपलर से सिंपलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख लेते हैं, किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देख लें, किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को देख लें, चाहे वो सिंपल है चाहे हाईली कॉम्प्लेक्स है। आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की किसी भी कैटेगरी में देख लें, चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे छोटी सी एक एंट भी क्यों है ना हो, सब के सब जो है उनके अंदर होम्योस्टेसिस बहुत अहम रोल प्ले करती है। उनके अंदर होम्योस्टेसिस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है कि इंटरनल कंडीशन, अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को डिफ़ाइन करना। ये आपको जो सिंपल मोस्ट इन वर्ड्स में समझा सकती हूँ वो ऐसे है कि बाहर जिस तरह का भी टेम्परेचर हो, हमारी बॉडी के अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अपनी बॉडी अपना कोर टेम्परेचर एक मेंटेन रख सके। वाई? अगर बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है या बाहर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है, तो बॉडी किस तरह से रिएक्ट करेगी? हमारे जो एंजाइम्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, जो हमारी पूरी बॉडी के एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल होते हैं, हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो एंजाइम्स होते क्या हैं? प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स, ये जो एंजाइम्स हैं ये एक मखसूस टेम्परेचर पे काम करते हैं। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जो मखसूस टेम्परेचर है दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। इस पॉइंट पे हमारे जो एंजाइम्स हैं जो बॉडी के अंदर हैं, जो वेरियस फंक्शंस का रोल प्ले कर रहे हैं, जो वेरियस केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं, वो एंजाइम जो हैं इस टेम्परेचर पे अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो ये एंजाइम्स डी नेचर हो जाएंगे, यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाएगा। स्ट्रक्चर डैमेज होगा हीट की वजह से, और एंजाइम जब ख़त्म हो गए वो काम नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाए तब भी इनकी एफिशिएंसी में डिस्टर्बेंस हो जाएगी, इनके स्ट्रक्चर में डिस्टर्बेंस होगी, जिसकी वजह से ये एंजाइम्स काम नहीं कर पाएंगे। इस सूरत हाल में लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस हो, यानी कि बॉडी के पास कैपेबिलिटी हो कि अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को वो मेंटेन करके रख सकें। बॉडी डिफरेंट टेक्निक्स लगाएगी। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको डिफरेंट अडेप्टेशंस देखने को मिल सकती हैं, आपको डिफरेंट टेक्निक्स देखने को मिल सकती हैं कि जिनकी मदद से बॉडी जो है एक मखसूस टेम्परेचर जो ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है उसको मेंटेन कर सके। ये बात हुई है सिर्फ अभी तक टेम्परेचर की। इसके अलावा हमारे पास वाटर भी है। ऑब्वियसली जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट कंडीशंस का सामना करते हैं, स्पेशली जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं।
कभी हमारे पास या कभी कोई प्लांट ले लें, प्लांट के पास अगर रेन हुई है, रेनी सीज़न है, मानसून है, तो बहुत ज़्यादा उसके इर्द गिर्द उसके इन्वायरमेंट में वाटर कलेक्ट हो जाएगा। तो प्लांट क्या सारा का सारा वाटर अपनी बॉडी के अंदर एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं, वो सिर्फ कुछ हद तक करेगा। या आप अपनी एग्जांपल में, अगर आपके पास पानी बहुत ज़्यादा मौजूद है तो क्या आप सारा का सारा पानी पी जाते हैं? नहीं, आप एक हद तक ही पानी पीते हैं। और अगर आपके पास पानी नहीं है तो बॉडी के पास क्या अडेप्टेशन है, बॉडी के पास क्या सिस्टम है कि पानी अगर कम है या पानी अगर नहीं है तो तब वो बॉडी किस तरह से अपना आप को मेंटेन करेगी, किस तरह से पानी की कमी को ओवरकम करने की कोशिश करेगी। सो ये सब हम लोग पढ़ते हैं होम्योस्टेसिस में। अब हम लोग यहाँ पे दो टर्म्स का बार बार देख रहे हैं, वन इज़ इंटरनल एनवायरनमेंट, द अदर वन इज़ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है? यानी कि बॉडी के अंदर की एनवायरनमेंट। मैं एक इंसान हूँ, मेरे बॉडी के अंदर कितनी एनवायरनमेंट, किस तरह की एनवायरनमेंट होगी। एनवायरनमेंट से मुराद क्या है यहाँ पे? मेरी बॉडी के अंदर टेम्परेचर कितना होगा, पीएच लेवल कितना होगा, वाटर लेवल कितना है, सॉल्ट्स कितने मौजूद हैं, ये सब चीज़ें बताती हैं इंटरनल एनवायरनमेंट को। तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट यानी कि चाहे बाहर जो भी सिचुएशन हो, बाहर जितनी भी चेंजेस आ रही हैं, सीजनल चेंजेस आती हैं, डे टू नाइट टाइम तक चेंजेस आती हैं, उस वजह से मेरी बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्टर्ब ना हो, मेरी बॉडी मेंटेन कर सके एक स्पेसिफिक कंडीशन को। तो कंडीशन यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं होगी बल्कि एक वाइड नैरो रेंज होगी। टेम्परेचर की बात करती हूँ यहाँ पे, तो ज़रूरी नहीं कि मेरी बॉडी ने टेम्परेचर 37 पे ही सेट कर रखना है, 37 से एक पॉइंट ऊपर या नीचे हो जाए तो पर्सन की डेथ हो जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि एक नैरो रेंज है बॉडी के पास कि थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर नीचे हो सकता है तो बॉडी तब भी प्रॉपरली काम करेगी। तो ये इस पूरी मेंटेनेंस को हम लोग कहते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आना, चेंजेस को मेंटेन करना, यानी कि चेंजेस ना आए, चेंजेस को रेजिस्ट करना, आउटर एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रही हैं उनसे अंदर एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, इस चीज़ की देखभाल करना, ये होम्योस्टेसिस का काम है। ये इस पूरे प्रोसेस को हम लोग होम्योस्टेसिस कहते हैं। इसी तरह से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है? यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द की सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट होती है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होती है। अब अगर हम लोग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखते हैं तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में दिन रात हर घंटे के हिसाब से या हर सीज़न के हिसाब से भी चेंजेस आती हैं, मुख्तलिफ चेंजेस आती हैं। दिन के टाइम बाहर सनलाइट है, रात के टाइम सनलाइट नहीं है, डार्क है, उससे बॉडी की इस तरह की चेंजेस से बॉडी को बचाना, ये होम्योस्टेसिस है। सर्दियाँ आती हैं, गर्मियाँ आती हैं, लेकिन बॉडी अपना कोर टेम्परेचर मेंटेन रखे, ये होम्योस्टेसिस है। गर्मी की वजह से स्वेटिंग ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वाटर बहुत जल्दी बॉडी से लूज़ होता है। उस सूरत हाल में बॉडी किस तरह से अपने आप को मेंटेन रखेगी, अपने अंदर की सिचुएशन को, वाटर की एनवायरनमेंट अमाउंट को। सर्दियों में जब वाटर वेस्ट नहीं होता तब बॉडी किस तरह से एडजस्ट करेगी अपने आप को, ये सब चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं होम्योस्टेसिस में। तो होम्योस्टेसिस क्या है? इट मे बी डिफाइंड एज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट या इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यानी कि एक बैलेंस पे रखना है इंटरनल कंडीशंस को। इंटरनल कंडीशंस बार बार चेंज ना हो, जैसे कि एक्सटर्नल चेंजेस आ रही हैं, चाहे वो सीजनल है, चाहे वो रिदमिक हैं, चाहे वो डे टू नाइट आ रही हैं, लेकिन इंटरनल एनवायरनमेंट को कोई उससे फ़र्क ना पड़े। इंटरनल एनवायरनमेंट एक इक्विलिब्रियम पे, एक बैलेंस पे मेंटेन रहे। ऑल दो बाहर के इन्वायरमेंट में लगातार चेंजेस हो रही हैं तब भी इंटरनल इन्वायरमेंट एक इक्विलिब्रियम पे अपने आप को मेंटेन रख सके, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं होम्योस्टेसिस। अभी तक आपने समझ लिया कि होम्योस्टेसिस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसके उसकी बॉडी के अंदर ये एबिलिटी ना रही है होम्योस्टेसिस की, तो उस ऑर्गेनिज्म के पास लाइफ की या लिविंग की एबिलिटी नहीं रहेगी। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जो कोर टेम्परेचर है हमारी बॉडी का, दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। ये कोर टेम्परेचर है, यानी कि हमारी जो बॉडी है, जहाँ पे मेन ऑर्गन्स हैं, जहाँ पे हार्ट है, लिवर है, स्टमक है, किडनीज़ हैं, लंग्स हैं, ये पूरा जो हमारा बॉडी है उसके अंदर मतलब एब्डोमिनल एरिया, इस पूरे एरिया में जो टेम्परेचर है वो रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। ऑल दो बाहर के इन्वायरमेंट पे सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर लगातार चेंज हो रहा होगा, चाहे सर्दियाँ हैं चाहे गर्मियाँ, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस कोर टेम्परेचर रहेगा। इसी तरह से हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल, इट रिमेन्स एट 1 ग्राम पर लीटर डिस्पाइट ईटिंग अ मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स।
जो पर्सन नॉर्मल है, जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, तो वो अगर एक कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाना भी खा लें, कंज्यूम कर लें, तो बहुत जल्द उनका जो इंटरनल ग्लूकोज लेवल है वो पहले मील के दौरान थोड़ा इंक्रीज़ होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वापस उसी इक्विलिब्रियम 1 ग्राम पर लीटर पे आ जाएगा। बॉडी सेल्स जो हैं दे नीड, अब हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बॉडी वर्सेस इन्वायरमेंट, यानी कि बॉडी और इन्वायरमेंट के बीच की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे अभी तक। बॉडी जो है उसके अंदर का टेम्परेचर इंटरनल इन्वायरमेंट हो गया और बाहर का टेम्परेचर जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो गया। होम्योस्टेसिस सबसे पहले यहाँ पे मेंटेन होगी। उसके बाद एक और जगह है जहाँ पे होम्योस्टेसिस का मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड दैट इज़ इंट्रा सेलुलर। इंट्रा मीन्स इनसाइड, सेलुलर मीन्स सेल वर्सेस एक्स्ट्रा सेलुलर। तो हमारे बॉडी को दो जगह पे ये होम्योस्टेसिस का काम करना है। एक है हमारी बॉडी के अंदर और हमारी बॉडी के एनवायरनमेंट में, जो बाहर का एनवायरनमेंट है, और दूसरा इंट्रासेलुलर मींस विद इन द सेल एंड आउटसाइड द सेल। अब सेल जो है, अगर हम इसकी बात करते हैं, सेल ने भी अपने अंदर वाले हिस्से पे होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना है, ऑल दो इसके सराउंडिंग में यहाँ पे मुख्तलिफ चेंजेस आ रही होंगी। तो लेकिन सेल के अंदर एक जो प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए तमाम कंडीशंस की, सेल के अंदर बहुत कम रेंज है बर्दाश्त करने की। कोई भी अगर चेंजेस आ जाएँ तो सेल फटाफट उनकी डेथ हो सकती है। सो स्टेबल इंटरनल कंडीशंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स जो हैं, जो हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो रोल प्ले कर रहे हैं रिस्पायरेशन में, चाहे वो डाइजेशन ऑफ फूड में, चाहे वो और मुख्तलिफ जगहों पर एंजाइम्स काम कर रहे हैं, ये स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है फॉर वेरियस डिफरेंट पर्पजेज़। तो ये भी किसी ख़ास टेम्परेचर, किसी ख़ास pH, इन सब पे काम कर रहे हैं, किसी मखसूस टेम्परेचर, मखसूस pH पे, जहाँ पे इनकी एफिशिएंसी बहुत हाई रहती है, 100% इनकी एफिशिएंसी होती है, मैक्सिमम वर्क करते हैं। लेकिन अगर ये कंडीशंस चेंज कर दी जाए, टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए, pH चेंज कर दिया जाए, तो एंजाइम्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगे। जब प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगे, डाइजेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, तो बॉडी की डेथ हो सकती है। दैट इज़ वाई एंजाइम का प्रॉपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एंजाइम का प्रॉपर काम करेंगे जब बॉडी जो है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती है। अब बॉडी के पास भी डिफरेंट तरीके हैं जिनके ज़रिए वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती है, जैसे कि ऑस्मो रेगुलेशन है, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन है। हम ये पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अभी हम देख लेते हैं कि वो मेन कौन से कंपोनेंट्स हैं बॉडी के जिनका होम्योस्टेसिस के ज़रिए इक्विलिब्रियम पे मेंटेन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दे आर टेम्परेचर, वाटर एंड सॉल्ट। जो मैक्सिमम चेंजेस आती हैं हमारे इर्द गिर्द वो टेम्परेचर की आती हैं, उसके अलावा वाटर की आती हैं और सॉल्ट्स की आती हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो इन सब चीज़ों का एक मखसूस लेवल पे, एक मखसूस नैरो रेंज के अंदर मेंटेन रखना बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग ये पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर, जिनके प्लांट्स क्या हैं, उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं है हर रोल को प्ले करने के, जैसे हम ह्यूमन बींग्स के अंदर होते हैं, जैसे एनिमल्स के अंदर होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में प्लांट्स किस तरह से होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं, उनके अंदर क्या डिफरेंट अडेप्टेटिव फीचर्स हैं, क्या डिफरेंट अडेप्टेशंस हैं जो कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में हेल्प करती है। वी विल लुक एट ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लेक्चर के लिए उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई हो। यहाँ तक अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस विद मी इन द कमेंट सेक्शन. आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट, एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.